गोड्डा संसदीय क्षेत्र में महज कुछ घंटे बाद चुनाव प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। तमाम लोगों ने पसीने बहाए, लोगों से मुलाकात की, वोटरों तक गए। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जो कि हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार संसद में जाने का प्रयास कर रहे हैं, निशिकांत दुबे हमारे साथ हैं। सर, न्यूजीलैंड में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी ढेर सारा स्वागत न्यूजीलैंड। सर, सबसे पहला सवाल कि चुनाव प्रचार का लगभग कुछ घंटे बाद समाप्त हो जाएंगे, क्या कुछ फीडबैक आपने देखा, लोगों से मुलाकात की, आपने गांव में दौरा किया, पसीने बहाए, क्या देखा लोगों का मन मिजाज? इस बार चौथी बार मुझे तूफान नजर आ रहा है और जितने राजनीतिक पंडित गोड्डा लोकसभा का विश्लेषण कर रहे हैं वो सभी धाराशायी हो जाएंगे। झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी और गोड्डा लोकसभा में मोदी जी के प्रति सम्मान भी है, आकर्षण भी है, विश्वास भी है और जो उनकी गारंटी है उसको लागू करने की 100% गारंटी है। इसी कारण से गोड्डा लोकसभा के लोगों को मैंने उस प्रकार से देखा और यही कारण है कि मैं कहता हूं सबसे ज़्यादा वोट से ये लोकसभा जीती जाएगी। सर, अगर बिहार और झारखंड की एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात आप करें तो मुझे लगता है सबसे ताकतवर जो नेता है वो निशिकांत दुबे जी हैं। आपने अपने क्षेत्र में, गोड्डा क्षेत्र में बहुत सा काम किए, लेकिन जो काम बच गया है उसको किस तरह से लोगों को मिलेगा और किस तरह से लगता है कि एक नया योजना जो है आप लाएंगे? कभी कभी आप फील्ड में जाते होंगे तो लोग आपसे कहते भी हैं कि ये रह गया, ये रह गया। देखिए, मेरी कोई ताकत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ताकत मोदी जी की है, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की है और मेरे में जो संस्कार हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि माननीय मोदी जी जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मैं परचून की दुकान हूं। उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में सब कुछ अवेलेबल है, जिसकी जो मर्जी उठा के लाइए, मैं उसको उठा के ला पाया। कई एक चीजें ऐसी हैं जो आज भी उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद है मोदी जी के, और उसको मैं ला नहीं पाया हूं। जैसे यहां डड़वा रिवर है, डड़वा रिवर को गंगा से मिलना है। ये अनुकूल चंद्र ठाकुर जी जो बड़े महात्मा यहां आए, जो सुभाष चंद्र बोस के भी गुरु थे, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ये देश जो है चलता है साधु महात्मा से, और खासकर ये देवघर जो है, ये देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, बाबा बैद्यनाथ से चलता है। बाबा बैद्यनाथ यदि नहीं है तो कुछ नहीं है, यहाँ के लोगों का अस्तित्व कुछ नहीं है। तो उनको गंगा का जल जो है यही मिलेगा। दूसरा, इस शहर में ट्रैफिक बड़ी एक समस्या है। तो मैंने आज ही घोषणा किया है कि मंदिर मोड़ है, यहाँ मंदिर मोड़ से लेके मैं महेश मारा तक एलिवेटेड रोड बनाऊंगा, जो सबसे खूबसूरत रोड होगा यहाँ का। इस देवघर में सांस लेने के लिए जगह नहीं। तीसरा, रोजगार सृजन में यहाँ अडानी का पावर प्लांट आ चुका है। अडानी 1600 मेगावाट का और पावर प्लांट बैठाने वाली है, सीमेंट प्लांट वो देने वाली है। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट देवघर में बैठने के लिए 4000 मेगावाट का 45,000 करोड़ की योजना जो है सैंक्शनड है। कांवरियों के सुविधा के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स आधा अधूरा बना हुआ है, उसके लिए 120 करोड़ रुपया मेरे दोस्त देने को तैयार हैं। हाईकोर्ट में मैं केस लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते गोड्डा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार ने दिया है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो चालू भी हो गया है, बीआईटी मेसरा यहाँ चालू है, गोड्डा में चालू होना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, डेयरी कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, फूड क्राफ्ट का कॉलेज है, आईटीआई है, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है।
केंद्रीय विद्यालय 2 यहाँ हैं मेरे लोकसभा में, 2 और खुलने वाले हैं, एक एम्स में और एक महागामा में। 300 बेड का अस्पताल हसडिया में चालू होना है। 300 बेड का अस्पताल जो है CSR से कोल इंडिया बना रही है, महागामा में चालू होना है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ KG to PG शिक्षा कैसे होगी, प्रोफेशनल शिक्षा कैसे होगी, इन सारे चीजों को और फिर उसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ना। सर वही सवाल है कि 2009, 2014, 2019, 2024 कई लोग राजपूत इतना, ब्राह्मण इतना, आदिवासी इतना, पहला मैं नेता देख रहा हूं जो विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहा है। कहीं आपको डर लगता है कि कहीं विकास के नाम पर वोट बिदक ना जाए, या फुल कॉन्फिडेंस दिखता है आपको? जब मैं कहता हूं कि ये झारखंड में सबसे ज्यादा मतों से जीती जाने वाली लोकसभा होगी, तो ये विश्वास है मुझे अपने लोगों पर। यहां पीने का पानी नहीं था, गोड्डा में रेल नहीं था, आज गोड्डा में 13 ट्रेन है। मेरे लोकसभा से 56 ट्रेन जो है पिछले 10 साल से चालू है, 10 साल में चालू हुआ है। कोई देश का ऐसा शहर नहीं है जहां से कि मेरी लोकसभा से ट्रेन नहीं जाता है। यहाँ एयरपोर्ट है, 4 जगह से ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, दिल्ली से, कलकत्ता से, रांची से और पटना से। अब बेंगलोर से होने वाला है। 1 जून को वो बेंगलोर से होने वाला याद है यहाँ के लोगों ने। और इसके बाद बंबई से होगा और हैदराबाद से होगा। आप ये समझें कि जब ये सारी चीजें आप करते हैं, 4 लेन का रोड, जिस रोड में मुझे देवघर से गोड्डा जाने में 5 घंटे लगते थे, आज मैं 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे में पहुंचता हूं। चमचमाती हुई रोड बनती हुई नजर आती है। लोगों को गंगा का पानी, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे गोड्डा जिला को जो है गंगा से पानी आएगा, जरमुंडी और सरैया हाट ब्लॉक में आएगा। यहाँ किसानों के लिए सिंचाई के साधन नहीं थे, देवघर के लोगों को पीने का पानी नहीं था। मेरा विरोध कौन कर रहे थे? मेरे ऊपर लाठी डंडा या ईटा किसने चलाया? एक तरफ प्रदीप यादव, एक तरफ फुरकान अंसारी, एक तरफ सुरेश पासवान। तीनों लोगों ने मुझे घेर कर मारने की कोशिश की। आज पुनासी डैम बन गया, देवघर के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। जब मैं एम्स को घेरवा रहा था तो एक तरफ से हाजी हुसैन अंसारी, एक तरफ से फुरकान अंसारी, एक तरफ से प्रदीप यादव। और आज वही एम्स में आसनसोल से लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं ना कि इन तीनों ने विरोध किया, इसके बावजूद भी एम्स बन गया। यही एयरपोर्ट में बना रहा था, हाजी हुसैन अंसारी साहब के साथ में गया था शिलान्यास करने। यही प्रदीप यादव और प्रदीप यादव का जो गुंडा है दिनेश मंडल, ये सभी जो है मुझे मारकर ईटा पत्थर चला रहे थे। आज एयरपोर्ट बन गया। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह की चीजें जब आप करते हैं, विकास करते हैं, तो आपको लोगों के ऊपर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस। 280 पुल पुलिया बनाया। यहां से मधुपुर जाने के लिए सारठ के अलावा कोई उपाय नहीं था। सारठ में उसी समय जो 2 पुल बन रहे थे, आज भी वो झूल रहे हैं पुल। अधूरा है, मैं आज गया था वहां। आज भी अधूरा है। और मेरे लोकसभा में मेरे यहां जो अधूरे पुल थे, चाहे वो चांदी का पुल हो, चाहे वो साप्तर का पुल है, जिसके कारण कि 30 किलोमीटर भी अधूरे पुल थे। खसपेका का पुल बनाया, लहराजोरी का पुल बनाया, ऐसे पिछड़ी बात का पुल बनाया। ऐसे पुल बनाए कि आज यदि मधुपुर आपको जाना है तो 26 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 29 किलोमीटर और 30 किलोमीटर में आप जा सकते हैं। इस तरह का यदि काम आप करते हैं तो आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। ये जो जनता है ना, ये जनता सब कुछ समझती है, जानती है। आप वोटर को प्रभावित नहीं कर सकते। वाइफ और हस्बैंड जो है, हस्बैंड अपनी वाइफ के वोट को आज प्रभावित नहीं कर सकता। गोड्डा लोकसभा में और कौन वोट प्रभावित कर सकता है? इसीलिए कभी डर नहीं लगता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मोदी जी का यदि जिसको सहारा हो, कवच कुंडल तो मोदी जी हैं। जहां मुझे डर लगता है वहां माननीय मोदी जी खड़े हो जाते हैं। और इसी कारण से ये सीट जात पात से ऊपर केवल विकास पर है। सर एक सवाल है कि केंद्र सरकार, केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और यहाँ किसी और पार्टी की सरकार हो, आप जैसे नेता जो काम की बात करते हैं, काम लाने की बात करते हैं, तो दिक्कतें होती है सामंजस्य में? पूरी दिक्कत होती है। आज आप समझिए कि नैरेटिव क्या है इस चुनाव का। इस चुनाव का नैरेटिव जो है विकास पर है ही नहीं। एमपी ने 10 साल क्या काम किया, मोदी जी का कौन सा योजना यहां लेकर आया, इस पर कहां चर्चा हो रही है? चर्चा कोई विकास पर नहीं कर रहा है। विकास पर तो किसी की हैसियत नहीं है चर्चा करने की। चर्चा क्या हो रहा है? अहंकारी है। मैं ये कहता हूं कि मैंने आज तक 15 साल के अपने संसदीय जीवन में किसके साथ गाली गलौज किया है?
अपने संसदीय जीवन में किसको बेइज्जत किया है। दूसरा कहेंगे आप मिल नहीं सकते। मैं एकमात्र नेता हूं, यदि आज मैं अभी आपसे रात के 12 बजे बैठा हुआ हूं तो ये गेट खुला हुआ है, 24 घंटे ये गेट खुला होता है। इस गोड्डा में, मैं देश की बात नहीं करता, इस गोड्डा में कौन ऐसा नेता है जिसका कि घर आम जनता के लिए खुला हुआ है? कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसका घर जो है 24 घंटे आम जनता के लिए खुला हुआ है? जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं सबों के घर बंद हैं। प्रदीप यादव ने तो दीपिका पांडे के लिए घर नहीं खोला। दीपिका पांडे के लिए जो घर नहीं खुलता है, जो विधायक के लिए घर नहीं खुलता है, वो आम जनता के लिए घर खुलेगा। मेरा घर 24 घंटे, तो दूसरा नैरेटिव है कि आम जनता से नहीं मिलते। तो जब मैं सीधा बैठा हुआ रहता हूं, आम जनता में कोई बिचौलिया नहीं है, तुम्हारे जैसा ठेकेदार और बटेदार नहीं है कि कोई कहीं से मिलाएगा जाके। और तीसरी चीज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि अब इंडी गठबंधन के पास 3 ही नैरेटिव है। यदि कहीं फॉरवर्ड उम्मीदवार है तो वो ओबीसी विरोधी, यदि कहीं बैकवर्ड उम्मीदवार है जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी जी और अन्नपूर्णा थी तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त होने वाला है। और यदि कहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आदमी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां है कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब आंबेडकर, मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे परसेप्शन और नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है जिससे कोई लेना देना ना भाजपा का ना निशिकांत दुबे का। संविधान लेकर लोग घूम रहे हैं कि बाबा साहब का अम्बेडकर बदल देंगे आप लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़ी अच्छी बात कही कि 140 मुसलमान की जातियों को ममता बनर्जी ने ओबीसी बना दिया पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में तकरीबन 88 जाति मुसलमान की उसको ओबीसी बना दिया और वही मैं कर रहा हूं। और तीसरा तेलंगाना में जब केसीआर और कांग्रेस थी तो वहां 33 जातियों को, मुसलमानों का आपने ओबीसी का आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि संविधान तो तुम बदलने वाले हो। संविधान ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और मुस्लिम जो है वो ओबीसी, जिस धर्म में कास्ट है ही नहीं, क्रिश्चियनिटी और मुसलमान, दो ऐसे जात हुए, दो ऐसे धर्म हुए जिसने कहा कि हमारे यहां जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है, हिंदू धर्म बहुत खराब है, इसीलिए तुम क्रिश्चियन हो जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ। जब आपका बेस इस्लाम का यह है कि जात पात नहीं है तो ओबीसी कहां से हो गए, एससी कहां से हो गए, एसटी कैसे हो गए? इस कारण से संविधान बदलने की साजिश कांग्रेस कर रही है। जैसे उसने सेकुलर शब्द जोड़ दिया, जैसे उसने सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया, संविधान के पूरे प्रेम्बल को बदल दिया, जैसे इमरजेंसी में जो है उसने 75 में इमरजेंसी लागू कर दी, जैसे उसने जजों के सिलेक्शन में 8 आदमी 10 आदमी को बाईपास करके जस्टिस चंद्रचूड़ को इस देश का जो है चीफ जस्टिस बना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी वही कह रहे हैं कि तुम ये लिखित गारंटी दो कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर जिस दिन तुम्हारी सरकार बनेगी, बननी नहीं है लेकिन यदि बनेगी तो तुम एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं दोगे। और कोई इंडी गठबंधन देने को तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि संविधान उनको बदलना है मुसलमान पॉलिटिक्स के लिए, इसीलिए अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, उस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, उसको मुसलमानों को देना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि बंगाल में उन्होंने दिया, कर्नाटक में दिया, तेलंगाना में दिया, केरल में देने की तैयारी चल रही है, हिमाचल में देने की तैयारी चल रही है। और उन्होंने एससी और एसटी को 370 के कारण ओबीसी को जम्मू कश्मीर में पिछले 75 साल 77 साल तक आरक्षण नहीं दिया। 370 के कारण आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण था सिवाय जम्मू कश्मीर के। हमने उनको आरक्षण दिया, तो उनके हक को मारने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान बदलने। सर मुझे याद है सर, मुझे मेरा सौभाग्य कहें या फिर जो भी कहें, प्रधानमंत्री के साथ 2 बार जाने का मुझे मौका मिला। एक महाकाल का दर्शन करने गया, जब उन्होंने बनाया था उनको बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया। दूसरा बनारस भी गया। तीसरा जब मैं चुनाव में कवर करने दिल्ली से यहाँ आया तो लोगों को कहा कि सब कुछ तो वो कर दिए, बाबा बैजनाथ धाम जो है कब सुंदर बनेगा और कब उस टाइप का बनेगा। देखिए, बाबा बैद्यनाथ धाम को आप महाकाल से और विश्वनाथ से तुलना नहीं कर सकते। वहां आक्रमणकारी आए विश्वनाथ में,
अभी कार्बन डेटिंग का काम चल रहा है, पता नहीं वो कार्बन डेटिंग में क्या निकलेगा। यदि वो शिवलिंग निकलता है तो अपने आप में बड़ी बात है। उस आक्रमणकारी के कारण अहिल्याबाई होलकर ने जो है बनारस में शिवलिंग की स्थापना की, वो नया मंदिर बना। उज्जैन में चूंकि कभी अटैक नहीं हुआ, तो उज्जैन एक ऐसा मंदिर था जिसमें कि तकरीबन 400-500 एकड़ जमीन उसके आसपास है, क्योंकि वो राजा हैं वहां के। और यही कारण है कि जो सिंधिया परिवार का कोई वारिस है वो रात में उज्जैन में नहीं बिताता है। देवघर की स्थिति उससे अलग है। देवघर में कभी मुस्लिम आतंकवादी आक्रमणकारी नहीं आए, और ये देवघर मंदिर को जो है उन गलियों के कारण ही सुरक्षित रखा गया। अब उसमें जो आसपास की जमीनें हैं, वो जमीन राजा ने या जमींदार ने पंडों को बसने के लिए दे दिया, जिससे कि वो पूजा पाठ कर पाए, जो लखराज कहलाता है। अब लखराज जमीन का जब तक फैसला नहीं हो जाता, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, और लखराज जमीन में जो मकान मालिक हैं, जो वहां रहते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि वो जमीन का अधिकार उन्हीं का है। उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, या उनके नाम से म्यूटेशन होना चाहिए, उनके नाम से म्युनिसिपल टैक्स कटना चाहिए। लेकिन 75 साल से नहीं कटा है। कांग्रेस भी शासन में रही, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहार में शासन नहीं चलता था, झारखंड बनने के बाद ही शासन था। 5 साल से तो उनका शासन है, नहीं दे पा रहे हैं। लखराज जमीन का जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक उस तरह के कॉरिडोर बनने की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। उसके बदले 120 करोड़ रुपया जो क्यू कॉम्प्लेक्स है वहां, 40 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, 120 करोड़ रुपया मेरे दोस्त देने वाले हैं, जो हाईकोर्ट में केस जीत कर आया हूं। उसमें 40 से 50 हजार कांवरियों के रहने की हम व्यवस्था करने वाले हैं। वो यदि बन जाएगा तो मुझे लगता है कि हम 90% प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। और फिलहाल बाबा मंदिर का यही एकमात्र सॉल्यूशन मुझे नजर आता है, और जीतने के बाद मैं उसी सॉल्यूशन पर लगूंगा। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि मुझे जानकारी मिली है कि रविदास का एक मंदिर, संत रविदास की एक मंदिर है, और अंबेडकर लाइब्रेरी, ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि आपके नेक्स्ट फेज के लिए आपने सोच रखा है। शायद कुछ अनुदान भी आपने दिया है। क्या है पूरी कहानी इसमें? देखिए, समाज के सभी वर्गों को जब तक आप साथ नहीं लेंगे, तब तक एक समाज का निर्माण नहीं कर सकते। सभी वर्गों मतलब जो भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेना है। उसके लिए आपको समाज में जो आइकॉन हैं, जिन्होंने इस हिंदुत्व के लिए बहुत काम किया है, संत रविदास बड़े संत थे। अभी आपको पता है कि माननीय मोदी जी ने जो है बड़ा रविदास जी की मूर्ति भी बनाई, ऑडिटोरियम भी बनाया, चूंकि वहाँ के सांसद हैं। और उनका सौभाग्य है कि रविदास, कबीर, हमारे जो गुरु हैं लाहड़ी महाशय, तेलंग महाशय, करपात्री जी महाराज, सभी बनारस में ही पैदा हुए। मतलब प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। तो संत रविदास की यहाँ मूर्ति बने, उसके लिए हमने प्रयास किया है, कुछ फंड दिया है, लेकिन भव्य यदि और भी बनाना चाहेंगे तो हम प्रयास करेंगे। दूसरा, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए अंबेडकर लाइब्रेरी है, उसमें मैंने अपने सांसद निधि से न केवल पैसा दिया है 25 लाख, आज जो वहाँ वाईफाई फ्री में चल रहा है वो वाईफाई भी हमने दिया। इवन मधुपुर लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए जो वाईफाई है वो भी हमने दिया है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, हमारे जैसे लोग सांसद नहीं होते। अभी मैंने 2 चीज़ें कही हैं। अंबेडकर प्रतिमा भव्य लगाने के लिए गोड्डा में लगातार आंदोलन चल रहा है। ये इंडी गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम उसको लगने नहीं दे रही है। कहाँ पे लगना है? वो ठीक पुराना समाहरणालय के सामने लगना है, और भव्य लगना है। वो 50 फीट से ऊपर जो है मूर्ति बनेगी डॉक्टर अंबेडकर की। तो मैंने उसके लिए कहा है कि जो भी तन मन धन लगेगा वो सब मैं दूंगा, और अंबेडकर जी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने कहा कि हमारी सरकार यदि आएगी तो हम आपको ज़मीन देंगे, और प्रत्येक जिले में, झारखंड के 24 के 24 जिले में अंबेडकर रिसर्च सेंटर जो है वो हम बनाएंगे, जिससे समाज का वो तबका। एक संत अहिरवन के बारे में आपने कुछ सोचा है शायद? संत अहिरवन
राजा अग्रसेन, ये सब बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत किया। बणवाल समाज लगातार इसके लिए प्रयासरत है। मैंने कहा भी था, पिछले चुनाव में भी कहा था, चूंकि हमारी सरकार नहीं आई तो नगर निगम उनको जगह नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी भी बड़ी प्रतिमा बनाएंगे। भगवान परशुराम, क्योंकि उनका वंशज मैं भी हूँ, वो कानकुब्ज ब्राह्मण थे, और भूमिहार समाज जो ब्रह्मऋषि समाज है वो भी उनका वंशज है। तो हमने कहा है कि एक बड़ी प्रतिमा जो है भगवान परशुराम की बनाई जाएगी, और वो दिव्य प्रतिमा होगी भगवान की। इसके अलावा कई एक आइकॉन हैं। श्री बाबू, जिन्होंने की बहुत काम किया। यदि श्री बाबू नहीं होते तो बिहार और बंगाल मिल गया होता। जी जी, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरा उद्योग धंधा, चाहे बरौनी हो, चाहे सिंदरी हो, चाहे बोकारो हो, ये सब उन्हीं की देन है। तो श्री बाबू को समाज भूल रहा है। श्री बाबू के बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने और जिनका कि इस देवघर से संबंध है, इस देवघर में थोड़ा बहुत यदि विनोदा बाबू को कोई याद कर रहा है तो उनके पुत्र पंडित के झा कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उनके नाम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यह समाज भूल रहा है। इवन उनके भी परिवार के झा साहब को छोड़कर उनके भी परिवार के जो लोग हैं, उनको चुनाव के समय जो है पंडित विनोदानंद झा जी याद आते हैं। विनोदानंद झा जी को भूल रहे हैं, और उनका आज़ादी के आंदोलन में, हिंदी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। खादी बढ़ाने के आंदोलन में बड़ा योगदान है। तो मैंने कहा है कि पंडित विनोदानंद झा जी के नाम से जो है एक बड़ा रिसर्च सेंटर हम बनाएंगे, और उन्होंने क्या क्या किया वो बताएंगे। फिर एक सहजानंद सरस्वती, ये चूंकि पूरा कृषि का मामला है, तो कृषक समाज के लिए जो उन्होंने कहा, तो अपने अपने समाज के जितने आइकॉन हैं, महाराजा अग्रसेन हैं, महाराजा अग्रहरि हैं, अहिरबंद साहब हैं, बिजली पासी जी हैं, उनकी एक भव्य प्रतिमा है, उसके लिए भी रविदास जी हैं, परशुराम जी हैं, श्री बाबू हैं। सर, इतने नामों को आप याद कैसे रखते हैं? इसीलिए कि उस समाज से ही मैं उठकर आया हूँ, और किनका क्या योगदान है मैं लिखने पढ़ने में विश्वास करता हूँ। मैं कोई कागज पर चलता नहीं, मैं जब फैक्ट्स के साथ आता हूँ तो फैक्ट्स के साथ आता हूँ। तो उस फैक्ट्स के साथ ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर जब मैं बैठा दूंगा, तो देवघर जो है और पूरा संथालपना अपने आप में ये रिसर्च का इतना बड़ा सेंटर हो जाएगा कि लोग देवघर को, बाबा तो सबसे बड़े, ये देवघर शहर ही बाबा के कारण चलता है, लेकिन बाबा के यहाँ सभी विद्वान लोग हैं, सभी जातियों के बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा रिसर्च सेंटर है, और बाबा ने सबको सद्बुद्धि दे रखी है। उस तरह के काम को आगे बढ़ाओ। निशिकांत जी, एक आरोप है आपके ऊपर कि जैसे एयरपोर्ट आपने यहाँ खोला तो वो कहीं और बन रहा था, लेकिन आप यहाँ पे लेकर के आए। जो रेलवे का ट्रैक आपने बिछवाया वो कहीं और जाना था, फैक्ट्रियाँ जो है कहीं और जाना था, लेकिन आपने उसको शिफ्ट गोड्डा में कर दिया। कितनी सच्चाई है? क्यों नहीं करूं? जब मुझे यहाँ की जनता ने वोट देके जिताया है तो अपने लिए तो स्वार्थी होना ही चाहिए ना। यदि आप स्वार्थी अपने जनता के लिए नहीं होते हैं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं होते हैं, तो फिर लोगों ने आपको क्या चेहरा देखने के लिए जिताया है? तो जो जहां जा रहा था जाते रहे। इस एम्स के लिए 14 सांसद मेरे खिलाफ थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है कहा कि नहीं, किसी कीमत पर जो है बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, वैद्यों के नाथ हैं, तो एम्स यहीं बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। एयरपोर्ट जो है कहीं दूसरे जगह जाना था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं वहीं बनेगा, तो बन गया। रेल लाइन गोड्डा में जो है 75 साल में रेल नहीं पहुंचा, उन्होंने पैसा दे दिया। अब तो ऐसा हुआ कि पहली ऐसी परियोजना होने वाली है झारखंड में, झारखंड बनने के बाद, जहां की 50% पैसा केंद्र राज्य को देना था, लेकिन गोड्डा से जो ट्रेन आगे बढ़ने वाली है, जो रेल लाइन जो पीरपैंती जाएगी, और पीरपैंती से फिर आगे जाकर वो नौगछिया में मिलने वाली है, बटेश्वर स्थान में विक्रमशिला जो प्राचीन यूनिवर्सिटी है जहाँ की पुल बनने वाला है, वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। तो जब माननीय मोदी जी तिजोरी खोलकर जो है संथालपना को देने को तैयार हैं, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो है लेकर आऊं। यहाँ किसी से लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। कई चुनावी सभाओं में हमने देखा कि प्रधानमंत्री की जब सभा होती है तो कंधे पर हाथ रख के कैसे हो निशिकांत, तो प्रधानमंत्री जी को आपसे ताकत मिलती है या आपको उनसे ताकत मिलती है? प्रधानमंत्री जी पार्टी के प्रत्येक उस कार्यकर्ता को प्यार करते हैं जो उनको पार्टी के लिए मरता मिटता नजर आता है। आज मेरे ऊपर 2020 के बाद
44 केस मेरे ऊपर है, मेरे माँ पिता के ऊपर है, मेरे वाइफ के ऊपर है, मेरे भाई के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है। किसी को नहीं छोड़ा। तो जब पूरे परिवार के ऊपर केस हो तो कौन चिंता करेगा? चिंता माननीय प्रधानमंत्री करते। जब माननीय प्रधानमंत्री 2022 में आए थे तो हेमंत सोरेन जी के सामने उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, ये दिखाने की कोशिश की कि ये मेरा कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, जेल जाओगे। नहीं माना, जेल चला गया। जब पिछली बार प्रधानमंत्री जमुई जी जाने के लिए आए तो उस दिन उन्होंने पीठ पर जो है मुझे जोर से एक मुक्का मारा और कहा कि ये मेरा सबसे बहादुर कार्यकर्ता है बाबूलाल। और कल जब वो दुमका में संबोधन कर रहे थे तो सबों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा पुराना साथी है। अब जिस पार्टी का और विश्व का सबसे लोकप्रिय आदमी, माननीय मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय दुनिया में आज की डेट में कोई आदमी। लेकिन सर, जब प्रधानमंत्री ऐसा बोलते हो आपको लेकर तो ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब और ज्यादा अग्नि परीक्षा में पास होकर निकलना है। इसीलिए तो समस्या है। समस्या ये है कि मुझे अपने शब्दों पर कंट्रोल करना पड़ता है। समस्या ये है कि अपने स्वभाव के प्रतिकूल जाकर जो है कभी कभी जो है चुप रहना पड़ता है। वो वही है कि प्रधानमंत्री जी का जो प्यार और विश्वास है वो बना रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है गोड्डा के विकास के लिए, और गोड्डा के विकास के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए गोड्डा सीट को उनकी झोली में डालने के लिए, वही मुझे कई एक जगह रोकता है और मुझे खुशी होती है कि मैं रुकता हूँ। सारे केस सर ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, राजनीतिक से प्रेरित था ताकि आपको रोका जाए। ये आपको जितने फंसाया जाए। जजमेंट हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, सबों ने यही लिखा है कि पॉलिटिकल पावर के मिसयूज का इससे बड़ा उदाहरण जो है कुछ नहीं हो सकता। सारे जजमेंट में ये, अब इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? न्यायपालिका ये बात कह रही है। यदि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बोलूं तो बात समझ में आती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है मेरे केस। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 400 पार का जो है मतलब आप समझ जाइए, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो लोग ये समझ रहे हैं उसके जहन में है। तो क्या लगता है इससे आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, या फिर आपने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो गलत है, कांग्रेस के द्वारा हो या फिर इंडिया गठबंधन के द्वारा? 400 पार तो जाहिर है ना, इसमें क्या नैरेटिव सेट होना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो तो मोदी की गारंटी है ना। पीएम साहब ने आज तक कौन सी ऐसी बात कही है जो पूरी नहीं हुई है? यदि उन्होंने कहा कि 400 सीट जीतेंगे तो 400 सीट जीतेंगे। नहीं, वो कहते हैं आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये तीन चीजें मैंने आपको उसका उदाहरण दे दिया ना, कि जहां ओबीसी कैंडिडेट है वहां कहेंगे कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जहां एससी एसटी कैंडिडेट है वहां कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदला जा रहा है, और जहां फॉरवर्ड कैंडिडेट है वो ओबीसी विरोधी है। यही तो नैरेटिव ये है। पूरे चुनाव में जो राज्य सरकार के कई चीजें सामने आई, 33 करोड़ रुपए का मामला, 350 करोड़ का मामला, मुख्यमंत्री का जेल जाना, उनके एक संसदीय कार्य मंत्री का जेल जाना, क्या ये चुनाव पर कुछ असर डाल रहा है? कुछ बेनिफिट दिख रहा है आपको? सभी चोर की चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। सबको पता है कि ये कांग्रेस वाले चोर हैं। चुनाव के बीच में 35 करोड़ मिल गया। और मैं आपको बताऊं कांग्रेसी कैसे चोर हैं। जो आलमगीर आलम के लिए ठेकेदारी करता था, कल ही उसके यहाँ रेड हुआ है, 1 करोड़ रुपया पकड़ाया है। गोड्डा में इनकम टैक्स का रेट चल रहा है। कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने डलवा दिया, उसी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया। तुम्हारे यहाँ रुपया पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया ये बोलो। और रुपया पकड़ाया तो वो किसका पैसा है ये तो बताओ। और मान लो कि किसी नेता का पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहां से आया? तो जब चोर के यहां पकड़ाता है पैसा तो इसी तरह छटपटाहट होती है। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जनता इस बात को समझती है। और जनता जो है, हेमंत सोरेन हो, 350 करोड़ के सांसद हों, 33 करोड़ 35 करोड़ वाले मंत्री हों जो जेल के अंदर बंद हैं, जेल से सरकार चल रही है, जेल से यहाँ सभी लोगों को फेस टाइम में बात हो रही है, सबका अंत समय। और आपने ट्वीट भी किया था कि जेल से शायद कुछ आपके खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। देखिए, पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है।
जितना पैसा खर्चा करना है वो पैसा खर्चा कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। यदि पैसे से चुनाव जीता जाता तो इस देश के प्रधानमंत्री धीरू भाई अंबानी होते, रतन टाटा होते, मुकेश अंबानी होते, डालमिया जी होते, बजाज जी होते। कई एक लोग तो सांसद भी नहीं हो पाए। रूसी मोदी जो है, अडानी जी होते, अडानी जी होते। रूसी मोदी तो जमशेदपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए। इस गोड्डा से भी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का एमपी होते थे, वो भी एक जमाने में चुनाव हार गए। पैसा होते हुए भी पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस देश में जो साधु है, जो संत है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो मॉडर्न युग में माननीय मोदी जी हैं, एक पिछड़े का बेटा, एक गरीब का बेटा, जो आज सरकारी मकान से निकल जाए तो जिसके पास रहने को मकान नहीं है, उसी को ये देश नेता मानता है। वही नेता हो सकता है, वही प्रधानमंत्री हो सकता है, और सांसद भी वही होगा जो पैसे खर्च नहीं करे। लेकिन आप पर आरोप भी लगता है कि राम का नाम क्यों लेते हैं चुनावी सभाओं में? जय श्री राम, अयोध्या, जो राम को लाए हैं, क्या क्या नारा आप लोगों ने गढ़ा है। जो राम का नाम नहीं लेते हैं, जैसे कांग्रेस वाले तो आज तक गए नहीं, इंडी गठबंधन वाले तो कोई पूजा करने गए नहीं। अयोध्या, तो जब आप अयोध्या नहीं जाते हैं, राम के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, तो आपको उसका दर्द नहीं पता होगा ना। पता है कि राम हमारे भगवान है, राम हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे आराध्य हैं। कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त करना जो है, आज नहीं कल पूरी जनता का जब माहौल होगा तो हमारे जैसे लोग कार्यकर्ता भाव में वहां जाएंगे ही जाएंगे। क्यों नहीं हो? आप एक देश से ले जाइए, इजराइल नाम है, जेरूसलम जाइए। जेरूसलम में यहूदी एक दीवाल को, 300 फीट दीवाल है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर मेरा मंदिर था। सभी जाते हैं, माथा टेकते हैं। लोग तो उससे पूछते नहीं है कि कौन सा मंदिर था भाई। उसके ऊपर जो है, उस 300 फीट दीवार के ऊपर मॉस्क ऑफ अक्सा है। पहले लोग मक्का के बदले मॉस्क ऑफ अक्सा के तरफ ही नमाज पढ़ते थे, ठीक है ना। वहां वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब आए थे, उनको कुरान वहीं अल्लाह ने दिया, और वहीं एक पत्थर पर से वो स्वर्ग चले गए। कोई उनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि कैसे आए भाई, कैसे गए। उनकी आस्था है, हम भी उस आस्था के साथ हैं। इस्लाम मानता है उस आस्था को, हम उसके साथ हैं। यहूदी मानते हैं उस आस्था को, हम उनके साथ हैं। उसी जगह, उसी जेरूसलम में, ठीक वहां से 100 मीटर दूर एक कमरा है जिसमें कहते हैं कि अंतिम खाना अपने 11 अनुयायियों के साथ ईसा मसीह ने लिया। उसके बाद उनको शुक्रवार को सूली पर चढ़ा दिया, और रविवार को जब सूली से वो उतरे तो उसी 11 आदमी को मिले। 12वां आदमी आज तक नहीं मिला। लेकिन लोग बाइबिल को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। बाइबिल और यहूदी के बाइबिल, दोनों बाइबिल ही है। दोनों में फर्क वही है जो रामायण और रामचरितमानस में है। तो हम जब ये सम्मान करते हैं कि वो 11 लोगों से मिले होंगे, हम ईसा मसीह का आदर करते हैं। हम जब मानते हैं कि कुरान वहीं आया होगा, हम जब मानते हैं कि यहूदी का किसी जमाने में मंदिर रहा होगा, तो हमारी आस्था के ऊपर क्यों क्वेश्चन करते हो? आप मिस्र जाइए, मिस्र का म्यूजियम ऐसा है जिसको देखने में आपको 5 दिन लगेगा। वहां जो है पूरा इस्लामिक राष्ट्र है मिस्र। उस म्यूजियम में लिखा हुआ है कि ये जो कौ है, ये कौ मदर है, होली मदर। यदि इस्लाम कहता है होली मदर, कोई बात नहीं है। मिस्र कह रहा है, भारत नहीं कह रहा है। यदि हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो हम दकियानुसी हो गए। अपने धर्म के प्रति आपको कमिटेड होना चाहिए, अपने धर्म पर आपको गर्व होना चाहिए। मोदी जी को अपने धर्म पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको अपने धर्म पर गर्व है, और यही कारण है कि अयोध्या में यदि राम मंदिर बना तो हमारे लिए फक्र का विषय है। और एक नहीं, हजारों बार जो है शीश नवाने हम लोग जाएंगे। इंडी गठबंधन वाले ऐसे रोते रह जाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो विपक्ष ये कह रही है कि अब प्रधानमंत्री जी डराने लगे हैं लोगों को। पैसा नहीं पकड़ा रहा है क्या? पार्थो के यहाँ पैसा नहीं पकड़ाया है बंगाल में? आलमगीर आलम के यहाँ पैसा नहीं पकड़ाया क्या? हेमंत सोरेन के गाड़ी से पैसा नहीं पकड़ाया क्या? कौन सा ऐसा आदमी है जिसको जेल हमने भेजा, उसके यहाँ पैसा नहीं पकड़ाया? आप बताइए ना।
लीकर घोटाले में जितने केजरीवाल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको कहा कि नहीं 2 जून को तुम वापस आओ। चीफ जस्टिस ने तो आज उसका बेल रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं तुमको आना है। तो पैसा पकड़ा है आपके यहां, किसका पैसा है भाई? करोड़ों करोड़, 350 करोड़ रुपया देखा था क्या? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मैंने जीवन में, मैं मुख्यमंत्री रहा, मैं प्रधानमंत्री रहा, मैंने इतने पैसे कभी देखे ही नहीं जो टीवी पर देखने को मिला। तो चोर रहोगे तो जेल नहीं जाओगे। लेकिन कहा तो जा रहा है कि आदिवासी होने के नाते आप को परेशान कर रहे हैं। जब चोर होता है ना तो कोई आदिवासी हो जाता है, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल ट्राइब, कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड, कोई ब्राह्मण। चोर चोर होता है, गुंडा गुंडा होता है। ना वो कोई जाति का है, ना पाति का है, ना धर्म का है। कोई ब्राह्मण नहीं होता है। चोर यदि ब्राह्मण होगा तो जेल जाएगा, चोर यदि शेड्यूल कास्ट होंगे तो जाएंगे, चोर यदि एसटी होंगे तो जाएंगे, चोर यदि ओबीसी होंगे तो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने, यदि भारतीय जनता पार्टी का आदमी चोर होगा वो भी जेल जाएगा। मैंने तो पार्लियामेंट में उठकर कहा था, मैंने कहा कि ये सिद्धेश्वर है, जीएम सिद्धेश्वर मेरा दोस्त है, 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसके यहां इनकम टैक्स की रेड हुई, इसको 80 करोड़ रुपया देना पड़ा। मैंने तो उठकर कहा था अभी भाषण देते हुए, दूसरे की तो बात छोड़िए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक को नहीं छोड़ते हैं तो दूसरे को क्या छोड़ेंगे? जो चोरी करेगा वो सब जेल जाएगा। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का या चाहे विपक्ष का है वो अगर आपके साथ हो जाते हैं तो आप लोग, मैंने तो उदाहरण दिया जीएम सिद्धेश्वर का भैया, अभी भी वे एमपी हैं, अभी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जब तक कि नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती है तब तक सांसद है। गूगल से सर्च करिए आप, उन्होंने 80 करोड़ रुपया पे किया कि नहीं किया इनकम टैक्स को, उनके यहां इनकम टैक्स का रेट हुआ कि नहीं हुआ। किसी को नहीं छोड़ना है भैया, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। क्यों इतना सच बोल देते हैं आप? होने वाला राज्य में कुछ जानकारी आ जाती है पहले, कहाँ क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है, कहाँ कौन मूव करने वाला है, कौन किसके यहाँ जा रहा है। वो तो आप ही लोग बताते रहते हैं ना, न्यूज़ 11 तो ब्रेकिंग न्यूज हमेशा देते रहता है। तो मुझे लगता है कि सारी सूचना, अभी मेरे ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन के कंप्लेन करने गए थे कि हफीजुल और बादल को जो है ईडी का ये हुआ, तो लग गए। तो मैंने दैनिक जागरण की कटिंग भेज दी कि दैनिक जागरण ने लिखा कि ये लोग के ऊपर सम्मन होने वाला है, हमने बोल दिया। अब पूछो दैनिक जागरण को कि उसने कहां से लिखा, मेरा क्या मतलब है। और मैं आपको बताऊं कि मैं पॉलिटिकल कमेंट यदि करता हूं, मैंने कहा कि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। मैंने कहा कि वो राज्यसभा में जाएगा, गया कि नहीं गया। मैंने कहा कि कल्पना सोरेन जो है उस सीट से चुनाव लड़ेगी, लड़ी कि नहीं लड़ी। मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट होने वाली है, सीता सोरेन जी, लोबिन हेम्ब्रम जी और चमरा लिंडा जी पार्टी से निष्कासित हुए कि नहीं हुए, वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। तो मेरी कौन सी ऐसी भविष्यवाणी है या जो कौन सा मेरा प्रेडिक्शन है जो गलत हो गया। तो जो मैं कहता हूँ ठोक बजाकर कहता हूँ, सत्यता के कारण कहता हूँ। और जहाँ तक रेड वेट का सवाल है, इसका सवाल है, उसके लिए तो आप जैसे पत्रकार मित्र काफ़ी हैं, वो मुझे सूचना देते हैं। लोगों को लगता हूँ कि लिखूं कि नहीं लिखूं, कहीं मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। चूंकि 44 केस मेरे ऊपर है तो मुझे डर नहीं लग रहा है। होता है ना कि आपका चमड़ा मोटा हो जाता है, तो मेरा चमड़ा मोटा हो गया है, मैं तुरंत उसको ट्वीट करता हूँ, तो लोगों को आपके चैनल के पहले मेरा ही ट्वीट नजर आ जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। ये पॉलिसी जो है आम लोगों में काफ़ी फेमस है। और उसी पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन कहें, उन्होंने कहा है कि भाई 5 लाख का जो योजना है उसको हम 25 लाख देंगे, लोगों को रोजगार देंगे और तमाम चीज़ें की बात वो भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धरातल पर आप जो 80 करोड़ का जो भारतीय जनता पार्टी का अनाज देने का है वो ज़्यादा हिट है, और क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ये उपाय किए गए। 70 साल 60 साल तो आपने शासन किया ना, आपने गरीबों के लिए क्या किया? जिसमें एक शौचालय नहीं बनता है, 16,500 का इंदिरा आवास दिया आपने। एक फेज का जो है पावर दे दिया जिसमें 9 kVA और 16 kVA का ट्रांसफार्मर लगता था, खुदन जला के लोग जलाते थे और चोरी हो जाता था ट्रांसफार्मर। आपने तो रेल लाइन ऐसी है, एक लाइन है हमारे यहाँ मंदार हिल से दुमका जा रही थी, वो 1995 में उसका जो है शिलान्यास हुआ। आपको आश्चर्य लगेगा कि 2018 में मैंने उसका उद्घाटन किया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए तो पैसा दिया। ये केवल जनता को, इन्होंने इंदिरा गांधी ने जो है 1970-71 में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हट गया क्या? कांग्रेस के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है।
यदि किसी एक पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, झूठ बोलने का सबसे ज़्यादा ठेका ले रखा है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो हमेशा गरीब को जो है गरीब बनाकर, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मुसलमान उसको ज़िंदगी भर वोट देते रहे ना। आज मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब क्यों है, कुंठित क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, विकास क्यों नहीं है, अशिक्षा क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी तो मनमोहन सिंह जी ने बनाई ना। हम तो 2014 में फुल फ्लेज्ड आए। आपने क्यों नहीं मुसलमानों के लिए किया? वोट तो आपको देते रहे, लेकिन हमने मुसलमानों के लिए क्या किया? हमने उसको मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने उसको शौचालय दिया, हमने उसको उज्ज्वला गैस दिया, हमने आयुष्मान भारत कार्ड दिया, हम पीएम विश्वकर्मा में जुड़ा हुआ है उसको दिया, पीएम स्वनिधि दिया। कौन सा ऐसा चीज है जो मैंने मुसलमानों को नहीं दिया? हिंदू और मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं करती है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा गरीब को गरीब रखना चाहती है। 4 करोड़ लोग पिछले 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं। 4 करोड़ परिवार, इसका मतलब 16 करोड़ लोग गए हैं। और ये जो 80 करोड़ लोग हैं, ये 80 करोड़ लोग गरीब नहीं हैं। एक उसका ट्रेंड सेट है कि इतने इनकम के नीचे जिनका इनकम है, वो बीपीएल नहीं है, उनको हम फूड सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं कि कोरोना के बाद यदि वो बाहर कमाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनका परिवार जो है भूखे नहीं मरे। यही कारण है कि भूख से पिछले 7-8 साल में मोदी जी के आने के बाद एक आदमी नहीं मरा है। नहीं तो इसके पहले न्यूज यही होता था, आपका ब्रेकिंग न्यूज चलता था, अखबारों का ब्रेकिंग न्यूज चलता था, भूख से वो मर गया, भूख से भात करते हुए मर गई, ऐसे करके। सर, आपकी व्यवस्था है, एक अंतिम सवाल, निशिकांत दुबे क्यों और 400 पार क्यों? इस देश को विकसित भारत बनाना है। 2047 तक इस देश को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। इस देश के नौजवानों को, इस देश के महिलाओं को, बच्चों को एक ऐसे राष्ट्र में ले जाना है जहां के बच्चे, जहां की महिलाएं, जहां के युवा अपने आप को अमेरिका और लंदन से जो है ज़्यादा बढ़िया स्थिति में पाएं। उसके लिए मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। एक पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाना है, एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। और उसके लिए जो जीती हुई सीट है गोड्डा, उसको उनके झोली में देना है। ये चुनाव सांसद बनाने का नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का है। 272 सीट आएगी तभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए मोदी जी को वोट देना है। और 543 के 543 जगह में मोदी जी लड़ रहे हैं, और मोदी जी के कार्यकर्ता के नाते वो चुनाव मैं मोदी जी के बिहाफ में लड़ रहा हूं। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, चौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जून को वोटिंग है, जनता ने क्या कुछ सोचा है, ये सब कुछ 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल न्यूज़ 11 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।